हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का है अम्ल तथा भस्म, एसिड एंड बेस। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, H+ देते हैं। उन पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण है CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, HCl, HNO3, H2SO4। ये जो पदार्थ हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। जब इनका जलीय विलयन लेते हैं एक्वस लेते हैं तो इनका आयनन होता है। इनका आयनन होता है तो CH3COO- एक्वस बनता है और प्लस हाइड्रोजन का धनायन H+ प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका भी आयनन होता है HCl का तो H+ एक्वस और Cl- एक्वस ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार HNO3 का भी होता है H+ आयनन, H+ आयन मिलेगा प्लस NO3, H2SO4 का 2H+ आयन, SO4 2 माइनस। इस तरह से आयनन होता है तो इनके विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। इसलिए ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाए। इसी तरह आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं, OH- आयन प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है NaOH, KOH, NH4OH, BaOH ट्वाइस। इस तरह से भस्म के तमाम उदाहरण हैं। इसमें मुख्य उदाहरण ये लिया जाता है जब इनका जलीय विलयन लेते हैं एक्वस, तब इसका आयनन होता है तो Na+OH- आयन मिलता है। इसी तरह से KOH के जलीय विलयन का जब आयनन होता है तो K+ और OH- मिलता है। NH4 का भी इसी तरह से आयनन होगा NH4+ OH-। इसी तरह से BaOH ट्वाइस के जलीय विलयन का आयनन होता है Ba+ 2+ और OH- एक्वस मिलता है। इस तरह से इन पदार्थों के जलीय विलयन में हमको हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे पदार्थों को भस्म कहा जाता है। तो ये था अम्ल और भस्म की परिभाषा, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार थी। अब इसके बाद अम्ल और भस्म की आधुनिक अवधारणा है जिसको हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं, या उसको ब्राउनस्टेड-लॉरी का सिद्धांत भी कहा जाता है, ब्राउनस्टेड-लॉरी थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
आर्हेनियस द्वारा प्रस्तुत अम्ल और भस्म की परिभाषा केवल उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है जो जल में विलय होते हैं, अर्थात जल में विलय होने के बाद ही विलयन में हाइड्रोजन के धनायन या हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं, तभी उनकी पहचान की जाती है अम्ल और भस्म के रूप में। लेकिन कुछ अम्ल और भस्म ऐसे पदार्थ भी हैं जो जल में अविलय होते हैं, तो उन पदार्थों के लिए आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो अम्ल और भस्म की परिभाषा है वह उपयोगी नहीं है। तो उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने सन 1923 में इस परिभाषाओं को अधिक व्यापक रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल और भस्म की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन देते हैं। इसी तरह से भस्म वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से हाइड्रोजन के धनायन या प्रोटॉन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको भस्म कहते हैं। इसमें उदाहरण होता है जैसे जल HCl को जल में घोलते हैं, HCl को जल में घोलते हैं H2O में, तब इसमें जो HCl में प्रोटॉन होता है H+ होता है और Cl- होता है। तो जो H+ है वह जल को दे देता है ये पदार्थ, तब यहाँ आयन बनता है H3O+ प्लस Cl-। इस तरह से जो HCl है वह जल को प्रोटॉन दे देता है, इसलिए इसको अम्ल कहते हैं। अब इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं NH3 को जब जल में घोला जाता है, अमोनिया को यानी H2O से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ H2O में जो प्रोटॉन होता है H+ और OH-, ये प्रोटॉन NH3 को दे देता है जल, तब यहाँ आयन बनता है NH4+ और OH-। तीसरे से जो NH3 है वह दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसको भस्म कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी या अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा के अनुसार यहाँ HCl अम्ल हुआ और भस्म NH3 भस्म हुआ। तीसरे से देखा जाता है कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन दाता होता है और जो भस्म होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के परिभाषा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार न केवल वे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं वह अम्ल और भस्म कहलाएंगे, जबकि वे पदार्थ भी अम्ल और भस्म कहलाएंगे जो जल में अविलय होते हैं। जैसे उदाहरण इसमें लेते हैं फिनाल का C6H5OH, इसकी अभिक्रिया जब होती है हाइड्रोक्साइड आयन से, तो इसमें जो फिनाल में H+ है प्रोटॉन, इसमें यहां से H+ निकल जाता है और OH- की तरफ चला जाता है, तो यहाँ आयन बचता है C6H5O- और यहाँ H+ OH- से जुड़ जाता है H2O बन जाता है। तब ये जो फिनाल है वह प्रोटॉन दाता होता है, OH- को प्रोटॉन दे देता है, इसलिए इसको अम्ल कहेंगे, जबकि ये फिनाल जल में अविलय होता है। इसी तरह से पेरिडीन लेते हैं C5H5N, इसकी अभिक्रिया जब H+ से होती है यानी प्रोटॉन से अभिक्रिया होती है, तो ये जो प्रोटॉन होता है वह इससे जुड़ जाता है यानी पेरिडीन इसको ग्रहण कर लेता है, तो इस तरह से बनता आयन C5H5NH+। ये जो पेरिडीन है यहाँ प्रोटॉन ग्राही कहलाता है, इसलिए इसको भस्म कहते हैं। तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड और लोरी के सिद्धांत के अनुसार
न केवल जल में विलेय पदार्थ को ही अम्ल और भस्म कहेंगे, जबकि जल में अविलेय पदार्थ को भी अम्ल और भस्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे अभी उदाहरण बताएं फिनाल और पिरिडीन का। फिनाल अम्ल और पिरिडीन जो है भस्म का। इस परिभाषा के अनुसार न केवल उदासीन अणुओं बल्कि आयनों को भी अम्ल और भस्म कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण इसमें है NH4+ अमोनियम आयन। इसको जब जल में घोला जाता है H2O में, तब यहाँ जो H2O है उसमें H+ और OH- उपस्थित रहता है। तो ये जो प्रोटॉन है H+ है, इसको जो H2O है यहाँ पर NH4+ में भी प्रोटॉन है H+। तो ये क्या करता है कि जो NH4 है अमोनियम आयन, ये प्रोटॉन इसको दे देता है, H2O को दे देता है। तो इस तरह से यहाँ पर NH3 प्लस H3O+ आयन बन जाता है। तो यहाँ जो अमोनियम आयन है ये दूसरे पदार्थ H2O को प्रोटॉन दे देता है, इसलिए इसको अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है, इसे अम्ल कहा जाता है या इसका गुण अम्लीय होता है। इसी तरह से कार्बोनेट आयन CO3 पर 2-, इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है H2O से या जल में घोला जाता है, तब यहाँ से जो जल में प्रोटॉन होता है H+ और OH-, तो ये प्रोटॉन जो होता है वो जल इसको दे देता है इस आयन को। तो यहाँ बन जाता है HCO3 और 1- एक्वस प्लस OH-। तो यहाँ जो CO3 कार्बोनेट आयन है ये H2O से प्रोटॉन ग्रहण किया है, प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए इसको भस्म कहते हैं। तो ये आयन भी अम्ल और भस्म कहलाते हैं। भस्म को क्षारक भी कहते हैं। भस्म को कभी कभी क्षार भी कहा जाता है। क्षार को इंग्लिश में एल्कली बोला जाता है। तो ये जो क्षार होता है, भस्म क्षार कब कहलाता है? जब उसके शुद्ध अवस्था में OH- उपस्थित हो, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो, तो उस भस्म को क्षार भी कहेंगे। और जिसके शुद्ध अवस्था में OH- नहीं उपस्थित होता है उसको क्षार न कर केवल भस्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण इसमें है NaOH, KOH, NH4OH, BaOH²। इसी तरह से तमाम उदाहरण इसमें है CaOH²। अब ये जो पदार्थ हैं भस्म कहलाते हैं, लेकिन इनकी शुद्ध अवस्था में OH- उपस्थित रहता है। यहाँ देख रहे हैं सब लोग, OH- उपस्थित रहता है, इसलिए इसको क्षार कहा जाता है। इन भस्मों को क्षार भी कह सकते हैं। लेकिन जो NH3 है, NH3 को भस्म कहा जाता है, लेकिन इसकी शुद्ध अवस्था में OH- या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं है, इसलिए इसको केवल भस्म कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे। इसको केवल भस्म कहा जा सकता है, क्षार नहीं कहा जा सकता। तो ये था अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा या अम्ल और क्षार की ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो जल में अविलेय पदार्थ हैं उनको भी अम्ल और भस्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और इसके साथ साथ उदासीन अणुओं के अलावा आयनों को भी अम्ल और क्षार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो परिभाषा है वो सफल है, इसलिए इसको आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है या आधुनिक अवधारणा भी कहा जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहा जाता है। तो अब इसके बाद आएंगे हम लोग सीखेंगे कि अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आगे सीखेंगे अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये क्या होता है कि जिस अम्ल और क्षार के आयनन की मात्रा अधिक होती है
वह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाता है। अब इस तरह से हम लोग सीखे अम्ल और क्षार की जो पहचान की जाती है परिभाषा के अनुसार कि अम्ल H+ से उसकी पहचान की जाती है हाइड्रोजन आयन के धनायन से, और जो क्षार होता है वह हाइड्रोक्साइड आयन OH- के ऋणायन से पहचान की जाती है। तो इस तरह से कहा जाता है कि अम्ल के आयनन के दौरान यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, यदि उसकी सांद्रता कम है तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। उसी तरह से क्षार की परिभाषा कर सकते हैं कि जिस क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी वह प्रबल क्षार कहलाएगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होगी वह दुर्बल क्षार कहलाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रताएं बराबर होती हैं, और दोनों का गुणनफल 10⁻⁻14 होता है। H+ गुणे OH- बराबर 1.0 गुणे 10⁻14। लेकिन शुद्ध जल में दोनों आयनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं, यानी H+ की सांद्रता ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर होती है, और इसका मान होता है 10⁻⁷। तो इस तरह से देखा गया है कि यदि H+ की सांद्रता कम होगी तो OH- की सांद्रता अधिक होगी, यानी दोनों का गुणनफल 10⁻14 आना चाहिए। तो कोई भी पदार्थ एक अवस्था में प्रबल अम्ल हो सकता है या दुर्बल अम्ल हो सकता है, या प्रबल क्षार हो सकता है या दुर्बल क्षार हो सकता है, उनमें अन्य दो अवस्थाएं संभव नहीं होगी। इस तरह से देखा गया है कि जिस पदार्थ में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक रहेगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जिस पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जिस पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी वह प्रबल क्षार कहलाएगा। अब इनकी मात्रा कम होगी तो क्रमशः ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो कुछ मुख्य उदाहरण है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के। तो उसको समझ सकते हैं हम लोग। जैसे प्रबल अम्ल की उदाहरण है प्रबल अम्ल में लिया जाता है HCl, HNO3, इस सब प्रबल अम्ल में लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में आता है HCN, H2S, CH3, COOH। इसी तरह से प्रबल क्षार में आते हैं प्रबल क्षार में आता है NaOH, KOH, इस तरह से बहुत से आते हैं। जैसे बाद दुर्बल क्षार में आता है उदाहरण है NH4OH। तो ये है उदाहरण इसके प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। बहुत से उदाहरण, लेकिन मुख्य उदाहरण ये इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।